हेलो दोस्तों, मैं चंद्र गोयल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाठशाला पिथौरागढ़ में। तो दोस्तों, आज बात करेंगे यहाँ पे गुलाम वंश समाप्त होने के बाद, यानी कि बात करेंगे खिलजी वंश की। और खिलजी वंश की शुरुआत कैसे हुई थी और खिलजी वंश का नींव किसने रखा था और खिलजी वंश में जो मुख्य कार्य हो रखे हैं उनके बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और उसके बारे में हम थोड़ा बताएंगे भी आपको कि किस टाइप से खिलजी वंश चला था। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था यानी कि शमुद्दीन शाह गुलाम वंश का अंतिम शासक था। और उसकी हत्या करने के बाद जलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है 1290 पर। 1290 से खिलजी वंश की शुरुआत हो जाती है। और खिलजी वंश की जब शुरुआत होती है तो उसका जो पहला शासक बनता है, यानी कि जो जिसने उसका स्थापित किया था, मोहम्मद जलालुद्दीन खिलजी, पहली बार 1290 पर वो गद्दी पर बैठता है। और उसका कार्यकाल 1290 से 1296 तक होता है। पहले तो आप इतना ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, 1290 से 1320 तक खिलजी वंश की नींव रखी है, मतलब उसका कार्यकाल चला हुआ है। और उसका पहला शासक मोहम्मद जलालुद्दीन खिलजी पहली बार गद्दी पर कब बैठता है? 1290 में। और 1290 से खिलजी वंश की शुरुआत हो जाती है। लेकिन उनका ज्यादा खास कार्य हो नहीं रखा है, क्योंकि उनकी हत्या हो जाती है 1296 में। कब होती है हत्या उनकी? 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हो जाती है। और जब जलालुद्दीन खिलजी की 1296 में हत्या हो जाती है, उनका हत्या कौन करता है? पहले ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका भतीजा यानी कि उनका दामाद मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। और 1296 के बाद वह खुद क्या बैठ जाता है? गद्दी पर बैठ जाता है। देखिएगा दोस्तों, मुस्लिम शासकों की अगर हम बात करें तो ये वंशवाद भी चले हुए हैं और ये आपस में लड़ते मरते एक दूसरे की गद्दी छीनते हुए आगे बढ़े हुए हैं। ये शायद आप लोगों को पता होगा। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं अलाउद्दीन खिलजी की, 1296 में वो जब गद्दी पर बैठता है तो उसके कार्य को बहुत ज्यादा सराहना दे रखी है। उनके 2-3 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे समान मूल्य लागू करना, पहला पॉइंट है समान मूल्य लागू करना, यानी कि हर जगह एक ही मूल्य पर हर सामान बिकेगा। यानी कि जो भी मूल्य निर्धारित होगा वो सिर्फ एक ही मूल्य निर्धारित होगा। क्योंकि उससे पहले क्या होता था, एक जगह किसी वस्तु का मूल्य अलग होगा तो दूसरी जगह उस वस्तु का मूल्य अलग होता था। तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने जो बहुत अच्छा काम किया था, उन्होंने समान मूल्य, यानी कि हर जगह एक समान मूल्य होगा। तो इस टाइप के नियम को भी लागू किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा पॉइंट होता है यहां पे सेनाओं का स्थायी गठन करना, यानी कि उनको स्थायी रूप से रखना। क्योंकि उस समय क्या होता था, जो सेनाएं होती थी जब तक उनकी जरूरत होती थी तब तक उनसे काम लिया जाता था। अब उसके बाद उनकी जरूरतें समाप्त, तो उनकी क्या कहते हैं, उनको तनख्वाह वेतन जो भी रहता था उनको देना बंद हो जाता था। तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जो भी सेनाएं होती हैं उनको स्थायी गठन किया, ताकि उनके बूढ़े होने के बाद भी उनको क्या दिया जा सके, उनका वेतन दिया जा सके या उनको पाला पोसा जा सके। इस टाइप के नियम को उसने क्या किया था, यहाँ पे लागू किया था। उसके बाद 2 पॉइंट तो यहां पे क्लियर हो गया। और एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कौन कौन से कर लगाए थे? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कौन कौन से कर लगाए थे? तो यहां पे 2 कर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है चराई कर और एक है गड़ी कर। अभी चराई कर है क्या? चराई कर का मतलब ये होता था कि जो भी राज्य में अपने पशुओं को चराएगा, मतलब उनकी कुछ स्थान होते थे, उन स्थानों में उनको चराया जाता था, तो चराने का कर लिया जाता था। तो इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? चराई कर। एक होता था गड़ी कर। गड़ी कर मतलब घरों का कर, यानी कि जो घर बनाते उनकी रख रखाव के लिए, उनको देखभाल के लिए उनसे क्या लिया जाता था? टैक्स लिया जाता। तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 2 कर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे, गड़ी कर और चराई कर। तो ये दोनों कर आपको पता होने चाहिए। आई बात समझे? उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अच्छे काम तो किए। एक मूवी आई थी पद्मावत, ये शायद आप लोगों ने देखी होगी। उसमें भी अलाउद्दीन खिलजी के कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण कार्य दिखा रखे। लेकिन अब जो तुच्छ कार्य होते हैं वो तो कहीं इतिहासकार लिखेगा नहीं और ना वो हमको दिखाया जाता है दोस्तों। तो इसलिए हम उनकी जो महान उनके कार्य हो रखे हैं उन्हीं के बारे में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जानकारी लेते हैं। और ये हमारे एग्जामों में पूछा भी जाता है। और 1316 में उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है 1316 में।
1316 में जब उनकी मृत्यु हो जाती तो उनका पुत्र अलाउद्दीन मुबारक खिलजी, उनका नाम होता है मुबारक खिलजी, नाम ही मुबारक है तो मुबारक वाले काम करता है। अब मुबारक वाले काम क्या करता है कि उसके कुछ ऐसे शौक होते हैं जो शायद राज्य वालों को या राज्य की जो जनता होती है उनको अच्छा नहीं लगता। राज्य मतलब वो नग्न वस्त्रों में घूमते हैं, मतलब उनका जो शौक होता है, कहते हैं कि कभी स्त्री के कपड़े पहन के घूम लेता था, कभी कभी कुछ करके कभी कुछ करके, तो इस टाइप से उनके क्या कहते हैं शौक पाले हुए थे। तो इसलिए उनके जो दुश्मन होते हैं यानी कुछ इनके सेनापति उन्हीं के दुश्मन होते और 1320 में उनकी क्या कर देते, हत्या कर देते और उसके बाद वो खुद क्या बैठ जाते, गद्दी पर बैठ जाते हैं। उसके बाद 1320 में खिलजी वंश की पूरी रूप से समाप्ति हो जाती है, जहां से हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। तो कल का जो चैप्टर होगा हमारा तुगलक वंश, और आज हमने खिलजी वंश भी क्लियर करा दिया। और एक बार फिर मैं दोबारा दोहरा दूं, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश में और अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की भी बात ना करें क्योंकि 1290 से 1296 तक वो गद्दी पर बैठता है और उसकी हत्या करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठ के कुछ नियम कानून यहाँ पे फॉलो करता है। तो ये था दिल्ली संतुलन का दूसरा वंश जिसका नाम रखा गया है खिलजी वंश। तो ये मैंने आप लोग को बता दिया है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और कंटिन्यू हम जो स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं उसको कंटिन्यू आप लोग देखिएगा ताकि आपके आगामी एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत।